आज हम कक्षा 9-10 के 4.0 का सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के सेट नंबर, ये जो सामाजिक विज्ञान 13 सेट इतिहास जो है उसके सेट नंबर 12 हम आज बताने जा रहे हैं। कौन सा सेट नंबर 12? सेट नंबर 12 में सेट नंबर 12 के ये जो सोशल साइंस हिस्ट्री का प्रश्न है इसका 71 नंबर है। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? मौर्य काल में ये जो मुद्राओं की परीक्षण होती थी उसमें किसकी जिम्मेदारी होती थी? तो उसमें रूप दशक की जिम्मेवारी होती थी। किसकी जिम्मेवारी होती थी? रूप दशक की जिम्मेवारी होती थी। रूप दशक की जिम्मेवारी होती थी। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेवारी किसकी होती थी? रूप दशक की। क्षत्रिय दाता तो राजकीय कोषाध्यक्ष। क्षत्रिय दाता कौन? राजकीय कोषाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष तो टकसाल का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष को क्या बोला जाता था? टकसाल के अध्यक्ष। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न है, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो आषाढ़ के महीने से। किस महीने से? आषाढ़ के महीने से। आषाढ़ के महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था। कब? मौर्य शासन के समय। कब? मौर्य शासन के समय। प्रश्न संख्या 73 है, मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया? तो नागार्जुन पहाड़ी पर किसने करवाया? तो दशरथ ने करवाया। नागार्जुन पहाड़ी पर किसने करवाया? तो दशरथ ने कराया था। और बराबर की पहाड़ी पर किसने कराया था? तो अशोक ने। किसने? बराबर की पहाड़ी पर किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। बराबर की पहाड़ी पर किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। प्रश्न संख्या 74 है। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसी का वर्णन करने वाला ये कौन है? तो ये रवि कृति है। कौन है? रवि कृति। जो नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? हर्ष की पराजय हुई थी। और जीत किसकी हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी, जिसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर और दक्षिणेश्वर की उपाधि ग्रहण किया गया था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया गया था? परमेश्वर और दक्षिणेश्वर की उपाधि ग्रहण की गई थी। प्रश्न संख्या 75 है, हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? तो हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसे उसे सिंहासन के लिए उत्साहित किया था? क्या किया था? उत्साहित किया था। तो वह था सिंहनाद। कौन था? सिंहनाद था। प्रश्न संख्या 46 है। 76। प्रश्न संख्या 76 है, चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी? तो चीनी लेखक के अनुसार 641 ईस्वी में। कब? 641 ईस्वी में हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। कब? मगध राज की उपाधि। चीनी लेखक कौन? तो चीनी लेखक ने हर्षवर्धन के समय में कौन था? तो हुएनसांग था। तो हुएनसांग के अनुसार हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की थी? तो 641 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 77 है, हुएनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? हुएनसांग के अनुसार बिहार के किस स्थान पर पीतल का विहार बनवाया गया? तो नालंदा में बनवाया गया। कहाँ बनवाया गया? नालंदा में बनवाया गया। यह जो हुएनसांग है, हुएनसांग के बारे में जानते हैं। इसे यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि भी कहा जाता था। हुएनसांग को क्या बोला जाता था? तो यात्रियों का राजकुमार या तो शाक्य मुनि वर्तमान का कहा जाता था। 78 नंबर प्रश्न है, कितने महीनों तक हुएनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? तो ऐसे तो हुएनसांग नालंदा यहाँ पे बोल रहा है, तो ऐसे तो हुएनसांग 15 वर्ष तक भारत में ठहरा। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक भारत में रहा और नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया। और नालंदा में अध्ययन किया तो 5 वर्षों तक। कितने वर्ष तक? नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें 5 वर्ष तक अध्ययन किया। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक श्री गुप्त था। कौन? कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त था। प्रश्न संख्या 80 है, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? तो सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश
महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? तो ये राजाराज प्रथम ने। किसने? राजाराज प्रथम ने सर्वप्रथम नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया और फिर उसकी धरती पर सिंहल नरेश को पराजित किया। प्रश्न संख्या 81 है। इस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। तो गंगईकोंड चोलपुरम नामक जो राजधानी बनाई वह किसने बनाई? राजेंद्र प्रथम ने बनाई। किसने बनाई? राजेंद्र प्रथम ने बनाई। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भी किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय में ही हुआ। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजाराम प्रथम ने। किसने? राजाराज प्रथम ने करवाया था। किसका निर्माण? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण, जो कि अभी तमिलनाडु में है, वो किसने कराया था? केरल में है, वह किसने कराया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। प्रश्न संख्या 83 है, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया? तो चोल नारायण राजराज प्रथम को कहा गया है। चोल नारायण किसे कहा गया है? राजराज प्रथम को कहा गया है, क्योंकि राजराज प्रथम ने मैसूर के पश्चिमी गंगों को जीता, इसलिए उससे चोल नारायण कहा गया। किससे जीता? पश्चिमी गंगों को जीता, जो कि कर्नाटक लेख में उसे चोल नारायण कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उसने मैसूर के पश्चिमी गंगों को जीता। किसको जीता? पश्चिमी गंगों को जीता, इसलिए उसे चोल नारायण कहा गया है। कौन से अभिलेख में? कर्नाटक में एक अभिलेख है उसमें। प्रश्न संख्या 84 है, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो सर्वप्रथम इल्तुतमिश को ग्वालियर का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कहाँ का? ग्वालियर का गवर्नर जनरल बनाया गया था। जो कि ये जो इल्तुतमिश था, इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश था जो क्या था? इलबरी तुर्क था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार भी था। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और कुतुबुद्दीन को वास्तविक संस्थापक तो ही था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। प्रश्न संख्या 85 है, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन उद्दौला को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना दिया? तो यह तरायन की तृतीय विश्व युद्ध में। तब तरायन की तृतीय युद्ध में, तरायन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यलदौज को बुरी तरह से पराजित किया। प्रश्न संख्या 86 है, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? तो इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को 1 लाख जित्तल खर्च करना पड़ा था। कितना? 1 लाख जित्तल खर्च करना पड़ा था। कितना खर्च करना पड़ा था? 1 लाख जित्तल खर्च करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 87 है, किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? किस वर्ष? तो 1229 ईस्वी में। कब? 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की। इल्तुतमिश खलीफा के अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सुल्तान का पहला वैध सुल्तान था। इल्तुतमिश जो था 1229 में, इल्तुतमिश को यह दिल्ली का पहला वैध सुल्तान था। यह दिल्ली का पहला वैध सुल्तान, दिल्ली का पहला वैध सुल्तान था। वैध सुल्तान था, सुल्तान बोला जाए। दिल्ली का पहला वैध सुल्तान कौन है? तो इल्तुतमिश। दूसरे बगदाद की खलीफा से मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 1229 ईस्वी में। कब? 1229 ईस्वी में। 88 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके? ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इस्लाम धर्म से प्रतिष्ठित होकर वह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। प्रश्न संख्या 89 है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है? तो 1236 से 1266, 1236 से 1266, जो कि बलबन का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? बलबन के कार्यकाल में ही चालीसा का शासनकाल, चालीसा का इतिहास में इस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है। बलबन का नहीं था उस समय, किसका था? उस समय इल्तुतमिश का समय था। 1236 से 46 किसका समय था? इल्तुतमिश का था।
90 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममालिकात का नया पद सृजन किया गया? तो नाइब ए ममालिकात का नया पद बहराम शाह के समय सृजन किया गया। किसके समय? मोइनुद्दीन बहराम शाह मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय नाइब ए ममालिकात का नया पद सृजन किया, जो कि राजा के बाद का पद जिसे बोला जाता था। नाइब ए ममालिकात पद क्या था? जो कि राजा के बाद पद आता था। राजा के जैसे व्यवस्था इसे दिया जाता था। कुछ दिन के बाद राजा के जैसा ही जो थे वह भी उसी तरह हाथी घोड़े रखने लगे। फिर उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 91 है, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममालिकात कौन बना? सबसे पहले नाइब ए ममालिकात जो है वह कौन बना? तो एतगीन बना था। कौन बना था? बख्तियारुद्दीन एतगीन बना था। कौन बना था? एतगीन बना था। प्रश्न संख्या 91 है, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन नाम था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। गयासुद्दीन बलबन का जो मूल नाम था वह क्या था? बहाउद्दीन नाम था। 93 नंबर प्रश्न है, नाइब ए ममालिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया? तो इसमें बलबन को हटाकर रेहान को, किसे? रेहान को, इमाउद्दीन रेहान को फिर ये बनाया गया। बलबन को हटाकर किसे बैठाया गया है? इमाउद्दीन रेहान को बैठाया गया, जो कि कौन था? मुसलमानों का नेता था। जो कि कौन था? तो मुसलमानों का नेता था। प्रश्न संख्या 94 है, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? तो आज्ञाकारी बनवाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? नासिर अमीर उल मोमनीन। क्या खुदवाया? नासिर अमीर उल मोमनीन खुदवाया, जिससे कि सभी धर्म के बारे में इसमें उल्लेख था। 95 नंबर प्रश्न है, ममलूक दास वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दास वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था। कौन था? कैमूर्स था। दास वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स था। दास वंश या ममलूक वंश जो होता है, तो दास शब्द का अभिप्राय जन्मजात दास माना जाता है। अब ममलूक वंश का अभिप्राय माता पिता की, स्वतंत्र माता पिता के संतान। ममलूक मीन्स क्या हुआ? स्वतंत्र माता पिता के संतान। दास मीन्स क्या हुआ? दासों का जन्मजात दास। दास का मतलब क्या हुआ? जन्मजात दास। ममलूक का मतलब क्या हुआ? तो स्वतंत्र माता पिता का संतान। क्या हुआ? स्वतंत्र माता पिता का संतान। प्रश्न संख्या 96 है, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो राजा बीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था। किसके दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? राजा बीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था। फिर किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? तो अकबर का राज्यारोहण किस स्थान पर हुआ था? तो कालानौर स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर, जो कि कहाँ का है? अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ। कालानौर पंजाब के अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ। कालानौर में किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? कालानौर में हुआ था। और किस शासक के दरबार में? तो राणा बीरसाल के दरबार में हुआ था। अकबर की अंतिम विजय किस पर थी? असीरगढ़ थी। अकबर की अंतिम विजय कौन थी? असीरगढ़ का विजय, जो कि 1579 में हुआ था। कब? 1579 में हुआ था। अकबर का अंतिम विजय कौन था? 98। अकबर का नहीं, असीरगढ़ का अकबर 1601 में हुआ था। कब हुआ था? 1601 में हुआ था। असीरगढ़ का विजय कब किया था अकबर ने? 1601 ईस्वी में किया था, जो कि अकबर का अंतिम विजय था। 99 नंबर प्रश्न है, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? तो अकबर ने मजहर की घोषणा 5079 में की। कब की? 5079 में की। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की? 5079 में की। और 1575 में क्या किया था? इबादत खाना की स्थापना किया था। इबादत खाना की स्थापना किया था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 1575 में। कब? 1575 में। और 1563 में क्या किया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1553 में क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1575 में इबादत खाना बनवाया था। अब 1579 में मजहर की घोषणा की थी। 1579 में क्या किया था? मजहर की घोषणा की थी। और दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी में दास प्रथा। और अकबर ने
तीर्थ यात्रा तो 1563 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 100 है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ई हो जाएगा इसमें ई, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में, जो कि कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा कब बनाया था? जब गुजरात विजय करके आया था 1571 में फतेहपुर सीकरी ने फिर इसे फतेहपुर सीकरी को राजधानी घोषित कर दिया। फिर 1571 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी को राजधानी घोषित कर दिया। प्रश्न संख्या 101 है, हड़प्पा सभ्यता को किस इतिहास चरण में रखा जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में? तो आधे इतिहास में रखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता को आधे इतिहास में रखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 102 है, सिंधु घाटी स्थल सूटका गंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सूटका गंडोर जो है दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी के? दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। सूटका गंडोर किस नदी पर है? दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। 103 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल हुलास जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। हुलास कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 104 नंबर प्रश्न है, 104 कह रहा है, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में किस नाम से वर्णन किया गया? तो सैंड्रोकोट्स। क्या कहा गया? सैंड्रोकोट्स बोला गया है। सैंड्रोकोट्स बोला गया है। प्रश्न संख्या 105 है, किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? किस यूनानी लेखक ने कहा एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो स्ट्रैबो ने कहा था। किसने कहा था? स्ट्रैबो ने कहा था। 106 नंबर प्रश्न है, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? तो उपगुप्त ने किया था। किसने किया था? उपगुप्त ने किया था। निग्रोध जो था उससे सहमत होकर के, सुसीम का जो पुत्र निग्रोध था उससे प्रभावित होकर के उपगुप्त के द्वारा शिक्षा लिया था, दीक्षित हुआ था। 107 नंबर प्रश्न है, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? तो उन्होंने 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। किस वर्ष में? अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। 12वें में निगाली सागर, 12वां वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की। 20वें में लुम्बिनी की यात्रा की। 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। किसकी यात्रा की? लुम्बिनी की यात्रा की। जब उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की तो लुम्बिनी स्थान पे कर को 1/6 से घटाकर 1/8 भाग की घोषणा कर दी थी। फिर कर 1/6 उस गांव में लग रहा था, लेकिन वहाँ का कर कितना फिर वहाँ के लोग को दिया गया? 1/8 भाग कर दिया गया था। इस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो भाभरू अभिलेख, त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ को अपना विश्वास प्रकट किया था किस अभिलेख में? भाभरू अभिलेख में। प्रश्न संख्या 109 है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण में के अधीन कितने गांव आते थे? तो संग्रहण के अधीन 10 गांव आते थे। मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? 10 गांव आते थे। 10 गांव आते थे। प्रश्न संख्या 110 है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, एक संस्था और एक संचार। एक अस्थायी स्थान पर रहकर कार्य करने वाला और एक घूम कर कार्य करने वाला। 2 गुप्तचर का वर्णन है। बस आज इतना ही। दैट्स इट।